टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है, या फिर दूसरे अल्फाज में हमने उनको ड्राइव किया था फॉर द केस इन विच एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। और अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता था तो फिर उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी चेंज नहीं होती थी, यानी फोर्स भी कांस्टेंट रहती थी। तो अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी एक्चुअली रिकॉल दोज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वो तीन इक्वेशंस थी जिनको आप न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, और ये उस केस के लिए थी जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, यानी वो चेंज नहीं होता। इस पे अगर आप गौर करें तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, विच मीन्स कि इनमें ये हर इक्वेशन जो है इसको आप एक्स वाई और जेड के लिए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब सवाल ये है कि चलें, ये तो एक फिर स्पेशल केस हो गया कि जिसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो चेंज नहीं होती उसकी मोशन के दौरान। तो क्या हो अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा हो, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ना हो। तो ऐसे केस में जाहिर है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होगी, और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो ऑफ कोर्स जो इस फॉर्म में है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिसका मतलब है कि हमें अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को दोबारा से रीड्रॉ करने की ज़रूरत है, और इसको रीड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्रॉ करने के लिए। और उसमें हम क्या करते थे कि हमने जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है उधर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है ए, अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को कंसीडर करते हैं तो ए एक्स ऑफ टी, और अब टी देखिए एक्सप्लिसिटली आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन बजाते खुद टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन को आप डिफाइन कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, बन जाएगी एफ ऑफ टी जो कि सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ है डिवाइड बाई एम, और एम इस केस में कांस्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की मैस है और हमने ये डिसाइड कर लिया कि ऑब्जेक्ट की जो मैस है वो कांस्टेंट है, या चेंज नहीं होती मोशन के दौरान, सिर्फ एक्सेलरेशन या उसके ऊपर लगने वाली फोर्स चेंज होती है। और अब हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी की फॉर्म में डी वी ऑफ टी, तो ये बन जाएगा डी वी ऑफ टी, और चूँकि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो ये वी एक्स बन जाएगा डिवाइड बाई डी टी। और फिर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं डी वी एक्स ऑफ टी इक्वल्स बनेगा ये m टाइम्स 1 डिवाइड बाई m टाइम्स, क्योंकि m डिनोमिनेटर में है, और ये बनेगा f ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई डी टी। और आप देखें कि ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो टाइम डिपेंडेंट है, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है और फोर्स भी टाइम डिपेंडेंट है। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हमने वेलोसिटी की वैल्यूज़ लेनी है तो हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, और अब हमने इंटीग्रल की लिमिट्स भी डिफाइन करनी है। तो हम वही यूजुअल आसान सा केस ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली मूव कर रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स से, इस केस में क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जब वो इस स्पीड से मूव कर रहा था तो हमने उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और हमने देखा कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना शुरू हुई है। तो कुछ टाइम टी तक ये टाइम टी जो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट आ रहे हैं ये क्वांटिटीज़, इस टाइम टी तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती रहती है जो कि वेरिएबल फोर्स है, और जब हम उसकी मोशन को देखना बंद करते हैं तो उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वी एफ एक्स कर दी होती है चेंज करके। और जब हमने उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था तो उस वक्त टाइम ज़ीरो था, और ये फोर्स जो है ये टाइम टी तक उसके ऊपर लगती है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करें कि चूँकि मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से टी ले रहा हूँ तो आप इस जो इंटीग्रैंड है इसमें टी को टी प्राइम कह दें ताकि हमें पता चल जाए कि हम टी के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमारा जो इंटीग्रैंड है वो टी प्राइम है। तो अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा वी एक्स
इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है तो इसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएंगी और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी वी आई एक्स और फिर वी एफ एक्स। और याद रहे कि जो वी एफ एक्स है ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट इस सेंस में कि हमारे पास जो ये वी एक्स था ये दरअसल वी एक्स ऑफ टी था जो कि टी प्राइम, तो इसको एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनेगा 1/m 0 अप टू टी एंड एफ ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम। और लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर इंटीग्रेशन की लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा वी एफ एक्स ऑफ टी माइनस वी आई एक्स जो कि कांस्टेंट वैल्यू है इक्वल्स 1/m इंटू इंटीग्रल 0 अप टू टी एफ ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम। और ये अगर आप गौर करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है सिंपली वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। तो ये है वी एफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स वी आई एक्स प्लस 1/m 0 अप टू टी एफ ऑफ टी डी टी, जो हमें ये बता रही है कि अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिंपली वी एफ इक्वल्स वी आई एक्स प्लस ए टी नहीं होगी, बल्कि ये जो एक्सेलरेशन टाइम्स टी वाली टर्म थी ये हमारे पास आप देखें कि अब डिपेंड कर रही है कि फोर्स टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई होके आ गई है। सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वही न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अब ये किस केस के लिए है, जिस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। और चूँकि ये हमने एक्स एक्सिस के लिए लिखी है तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास वाई और जेड एक्सिस के लिए भी दो इक्वेशंस और आ जाएंगी। तो इस तरह हम जो न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द केस व्हेन एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर नॉट कांस्टेंट बट दे चेंज विद टाइम। अब आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म हमने ड्राइव की है ये वाली, ये दरअसल हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही देती है जब फोर्स कांस्टेंट हो जाए। मिसाल के तौर पे अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट है, इफ एफ ऑफ टी प्राइम इक्वल्स कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। और अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो ये वाली जो टर्म है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो टाइम के ऊपर हो रहा है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी वी एफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स वी आई एक्स प्लस एफ डिवाइड बाई एम इंटीग्रल ओवर टी डी टी प्राइम। और ये f जो है ये सिंपली हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उससे पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा और मास तो होती ही कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे एम ए तो ये m कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ a रह जाएगा और ये इसके ऊपर आप इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास सिंपली t आएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी एफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स वी आई एक्स प्लस ए टी ए एक्स टी मोर स्पेसिफिकली। और आप अब गौर कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिधर से हमने स्टार्ट किया था, जिसको हम यूज़ करते आए हैं पहले सारे केसेस के लिए। तो इंडीड जो हमारे पास इक्वेशंस मॉडिफाई होती हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फॉर वेरिएबल फोर्स, वो मॉडिफाई हो के हमारे पास इस फॉर्म में आती है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें जो मैंने नहीं लिखी, वो ये है कि चूँकि मैं मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा था तो यहाँ पे ये जो फोर्स है जिससे हमने स्टार्ट किया था ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके सबस्क्रिप्ट में हमारे पास एक्स होगा। बट यू नो कि देयर इज़ एक्स और हम कौन सी डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, एक्स वाई या जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एफ एक्स टी और जिसकी वजह से एफ एक्स और जिसकी वजह से हमारे पास ये ए एक्स टाइम टी आता है, जो सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, या फिर हम सिंपली एक्सिस वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी जो मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है।
तो इस तरह आप इक्वेशंस को दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं फॉर द केस व्हेन एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट. सो लेट मी नाउ सॉल्व वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. So let's solve this example. This is exercise 49 in the book of Harry-Dayraz Mechanical Rain. और इसकी स्टेटमेंट ये है कि a particle of mass m is subjected to a net force f of t. और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है. गिवन बाई f of t equals this. तो ये और हमारे पास जो फोर्स है उसमें i यूनिट वेक्टर है, जिसका मतलब है कि फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है और ये टाइम डिपेंडेंट है. एफ ऑफ टी इक्वल्स एफ नॉट एट टी इक्वल 0, जो सिंपली ये बता रहा है कि जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना ये स्टार्ट हुई तो उस वक्त उसके ऊपर उससे पहले उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही थी. एंड डिक्रीजेज लीनियरली टू 0 इन टाइम टी. तो फोर्स उसके ऊपर लगना स्टार्ट होती है, ये वाली फोर्स, और टाइम टी के अंदर, ये कैपिटल टाइम टी के अंदर वो कम हो के 0 हो जाती है, विच मीन्स कि फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी. द पार्टिकल पासेज the origin x equals 0 with velocity v naught I. Show that at the instant at t equals t that f of t vanishes, the speed v and the distance x traveled by the particle are given by v of t equals this and x of t equals this, where a naught equals f by m. तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ दी हुई है जो सिंपली ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और जब वो ओरिजिन से गुजरता है तो उस वक्त उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगना शुरू करती है. तो हम इसको यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन है, और जब पार्टिकल इस ओरिजिन से गुज़रता है तो उस पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट करना शुरू होती है जिसको उन्होंने एफ ऑफ टी कहा हुआ है, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लगती है. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो अब इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की कुछ स्पीड भी है जिसके से वो इनिशियली मूव करता हुआ जा रहा है, और वो स्पीड है v नॉट आई. तो पार्टिकल इनिशियली किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस. जब वो इस ओरिजिन के ऊपर पहुंचा तो उसके ऊपर ये वाली फोर्स लगना शुरू हो गई, और ये फोर्स टाइम कैपिटल टी तक उसके ऊपर लगती रहती है, और कैपिटल टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो जो पार्टिकल जो है वो रुक जाता है ना, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो लगना ख़त्म हो जाती है. तो हमें ये कहा गया कि इस टाइम के दौरान जिस दौरान उसके ऊपर फोर्स लग रही थी आप उसका तय करदा फासला कैलकुलेट करें और उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आई है वो कैलकुलेट करें. और इनफैक्ट हमें उनकी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और हमें कहा गया कि शो करें कि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो टाइम कैपिटल टी के ऊपर ये होती हैं. तो हमने सिंपली वही वाला काम करना है जो हमने अभी डेरिवेशन में किया है, सिर्फ इसमें जो फोर्स है वो मुख्तलिफ है. तो हमारे पास जो एफ ऑफ टी दी हुई है वो है एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू आई यूनिट वेक्टर. ये देख लें कि ये जो फोर्स दी हुई है ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है तो राइट हैंड साइड पे भी फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स है और इसका मतलब है कि डायमेंशंस इस इक्वेशंस की फोर्स की ही हैं, और ये दोनों टाइम है तो टाइम कैंसिल हो जाते हैं, तो ये फोर्स की ही डायमेंशंस हैं. हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो वी एफ एक्स ऑफ टी है, और वी एफ एक्स ऑफ टी की इक्वेशन हमने अभी ऊपर ड्राइव की है, और वो इक्वेशन थी वी एफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स वी आई एक्स था, जो इस केस में हमारे पास वी नॉट है, तो ये बन जाएगा वी नॉट प्लस 1 डिवाइड बाई एम, और उसके बाद इंटीग्रल था हमारे पास 0 अप टू टी, और इसके अंदर हमारे पास थी फोर्स एफ ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम. ठीक है, देख लें मैंने फिर इंटीग्रल के जो जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है ना वो टाइम को टी प्राइम कर दिया. ये है टाइम ही, सिर्फ मैंने डिफ्रेंशिएट किया है कि मेरा जो इसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है और जो इंटीग्रैंड है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, और ये सिर्फ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता रहे, कोई मिस्टेक ना करें हम. तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है. तो अब हमने इस फोर्स की जगह पे ये वाली फोर्स यूज़ करनी है और इसको ड्राइव करना है. तो अगर हम इस फोर्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा वी नॉट प्लस 1 डिवाइड बाई एम, और अब हम फोर्स को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बनेगा 0 अप टू टी, और फोर्स की वैल्यू है एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी डी टी, और ये टी प्राइम थे.
सही है। तो ये एफ नॉट जो है ये कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रही है वो इस टर्म के ऊपर हो रही है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वी नॉट प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई एम, और अब हमारे पास इंटीग्रल बनेगा इन दो टर्म्स के ऊपर। पहली टर्म जो है वो 1 है और जो दूसरी टर्म है वो है टी प्राइम डिवाइड बाई कैपिटल टी, और ये रहा हमारा डी टी प्राइम। सही है। तो इस इंटीग्रल को अब हम इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वी नॉट प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई एम, और अब हम इंटीग्रल को इवेलुएट करें तो ये बनेगा, पहला जो 1 डी टी है उसका इंटीग्रल हमारे पास सिंपली टी प्राइम बनेगा, और ये है 0 अप टू टी, फिर माइनस साइन, और फिर हमने लेना है 1 डिवाइड बाई टी, ये तो कांस्टेंट है इस सिनेरियो में, और टी प्राइम का इंटीग्रल जो है वो बनेगा टी प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इंटीग्रेशन जो है वो 0 से टी तक है। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। अब हम इंटीग्रल की लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो पहली टर्म हमारे पास वी नॉट वैसे ही रहेगी, और ये बन जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई एम, वैसे ही आ जाएगा। इसमें आप इंटीग्रल की लिमिट्स पुट करेंगे तो ये सिंपली टी बनेगा, और ये वाला बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैपिटल टी। तो ये हमारे पास वी एफ एक्स आई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टाइम, ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है फाइनल वेलोसिटी की एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी टाइम। उन्होंने कहा हुआ था कि आपने उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है जब टाइम जो है वो यानी स्मॉल टी जो है फॉर स्मॉल टी इक्वल्स कैपिटल टी। तो हमने स्मॉल टी की फॉर्म में इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी की कैलकुलेट कर दी है, तो अब हम इस इक्वेशन में टी को कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा वी एफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स वी नॉट प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई एम इंटू टी काल को आप कैपिटल टी पुट करें, और ये भी बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास है t बाई 2, क्योंकि एक t कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास है t, तो t माइनस टी बाई 2 जो है वो सिंपली t बाई 2 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी v नॉट प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई m इंटू टी डिवाइड बाई 2, और ये इक्वल है वी एफ एक्स ऑफ अब कैपिटल टी, क्योंकि हमने स्मॉल टी को कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सही है। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये जो एफ नॉट है ये वाला, ये हमें दिया हुआ है कि ये एम टाइम्स ए नॉट है, क्योंकि एफ नॉट जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट उन्होंने दिया हुआ है कि ये मैस टाइम्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो वो हम सब्स्टिट्यूट करें तो मैस कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास बन जाएगा वी नॉट प्लस ये बनेगा ए नॉट टी डिवाइड बाई 2, और लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास वी एफ एक्स ऑफ टी, और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो उन्होंने हमें कहा हुआ था कि पार्ट 1 के लिए प्रूफ करें। ये देखें यहाँ पे कि वी ऑफ टी जो है वो वी नॉट प्लस ए नॉट टाइम टी बाई 2 के बराबर है, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमने इसको प्रूफ कर लिया है इस इक्वेशन में। जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही हुई थी कि आप कैलकुलेट करें, वो हमें कहा हुआ था कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, और फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट करके एक ख़ास इक्वेशन प्रूफ करें। तो हमने उसको प्रूफ करना है, तो हम डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली वेलोसिटी की डेफिनेशन से। और वेलोसिटी की डेफिनेशन से आपको पता है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो वी एफ एक्स ऑफ टी जो होती है वो किसके बराबर होती है, एक्स ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी इन जनरल, या फिर इसको अगर आप वी एफ एक्स नहीं कहते तो वी सिंपली एक्स कह लें, लेकिन इन जनरल यही डेफिनेशन है हमारे पास। तो
ये बन जाएगी हमारे पास। अब हमने चूँकि कैलकुलेट करना है x, ये वाली चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो के हमारे पास x ऑफ t इक्वल्स, ये डेफिनेशन होती है dx ऑफ t, तो ये बन जाएगा dx ऑफ t इक्वल्स v f ऑफ t dt। अब आपने देखना है इस वी एफ ऑफ टी की वैल्यू, और ये वी एफ ऑफ टी जो है ये सिंपली यही जो वी एफ एक्स ऑफ टी है, जिसको मैंने ऊपर लिखा भी है, और इसको मैंने टी की फॉर्म में पहले ही ऊपर कैलकुलेट किया, और इसलिए मैंने इस इक्वेशन को सर्कल किया था कि ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की फॉर्म आती है इन जनरल इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी स्मॉल टी। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे अब लिखेंगे, यानी इस जगह पे, सही है। और फिर देखेंगे कि अब हमने जब x कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसको एक दफ़ा फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस वी एफ ऑफ एक्स की अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये आई थी हमारे पास वी नॉट प्लस थी एफ नॉट बाई एम इंटू टी माइनस टी स्क्वेयर बाई 2t। तो ये था एफ नॉट डिवाइड बाई एम इंटू टी माइनस टी स्क्वेयर बाई 2t। ये हमारे पास जनरल फॉर्म आई थी वी एफ एक्स ऑफ टी की, और ये इक्वल है हमारे पास डी एक्स ऑफ टी। हमें क्या चाहिए, एक्स ऑफ टी, तो हमें इस इक्वेशन को एक बार फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक बार इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। वो टाइम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस इक्वेशन में, ये डी टी जो है, जिसको मैंने अभी लिखा नहीं है, लिखना भूल गया हूँ, तो लेट मी एक्चुअली राइट इट। तो ये डी टी जो है ये यहाँ पे मौजूद है, ये रहा डी टी, सही है। अब हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी डिफ़ाइन करनी है। तो हम यूँ फ़र्ज़ कर लें कि जब फोर्स उसके ऊपर लगना स्टार्ट हुई तो पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर था, x इक्वल 0 के ऊपर था, तो इसकी लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी, और फाइनल लिमिट जो है वो x ऑफ t हो जाएगी, यानी x हो जाएगी। और देखिए अब लिमिट्स और इंटीग्रेंड जो है वो अगेन एक जैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको अब चेंज करके x प्राइम कर देता हूँ और इसको t प्राइम कर देता हूँ, और सिमिलरली इनको भी मैं t प्राइम कर देता हूँ ताकि कुछ फ़र्क रहे, ठीक है। तो अब हमने इसको एक दफ़ा फिर से इंटीग्रेट करना है। तो ये लेफ़्ट साइड बन जाएगी, जब इंटीग्रल लेंगे तो ये बनेगा x प्राइम ऑफ t प्राइम 0 अप टू x इक्वल्स, ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लेंगे तो ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म्स वी नॉट टाइम्स डी टी, ये हमें बना देगी वी नॉट टी। और राइट हैंड साइड की लिमिट्स जो हैं वो आपको पता है कि वो क्या होंगी, 0 से t तक होंगी। तो ये हमें बना के देगी वी नॉट टाइम्स टी प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई एम। और अब हमने इंटीग्रल लेना है इस सारी टर्म का, ये वाली जो टर्म है। तो टी प्राइम का इंटीग्रल लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा टी प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ये बन जाएगा टी प्राइम क्यूब डिवाइड बाई 3, और 2t पहले मौजूद है तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स t। और इसके ऊपर हमने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करनी है 0 से स्मॉल t तक। तो इसको हम एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करेंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी x ऑफ t, ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए। और फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वी नॉट टी प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई एम, और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास बनेगी टी स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 2, जो दूसरी टर्म है, माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 6t। तो ये हमारे पास अब जनरल फॉर्म आई है डिस्टेंस की। बेशक आप इसको भी चाहें तो सर्कल कर लें, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि आपने डिस्टेंस बताना है जब टाइम जो है वो किसके बराबर हो, कैपिटल T के बराबर हो। तो अब इसमें आप स्मॉल t को कैपिटल T पुट कर दें तो ये बन जाएगा x ऑफ t इक्वल्स वी नॉट टी प्लस एफ नॉट डिवाइड बाई एम, और ये बन जाएगा कैपिटल T स्क्वेयर बाई 2 माइनस कैपिटल T क्यूब बाई 6t। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये t क्यूब में से एक t इधर कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता है, लेट मी एक्चुअली डू द रिमेनिंग स्टेप्स फॉर यू। तो ये बन जाएगा x ऑफ t इक्वल्स वी नॉट टाइम्स टी प्लस एफ नॉट जो है वो किसके इक्वल था, m टाइम्स a नॉट के डिवाइड बाई m,
और ये इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6t, और फर्स्ट टर्म जो है, बल्कि एक 6t का एलसीएम ले लें तो फर्स्ट टर्म जो बन जाएगी वो बन जाएगी 3t², और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास बन जाएगी सिंपली t²। और अब इसको आप लिख सकते हैं v0 टाइम्स t प्लस a0, m कैंसल आउट हो जाएगा, 3t² माइनस t², 2t², तो ये बन जाएगा 2t² डिवाइड बाई 6t, तो एक t कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा v0 टाइम्स कैपिटल T प्लस a0 टाइम्स t डिवाइड बाई 3, और ये हमारे पास आएगा x ऑफ कैपिटल T। और अगर आप अब सवाल में वापस जाके देखें तो हमें बिल्कुल यही चीज़ रिक्वायर्ड थी कि हमने यही डिस्टेंस प्रूव करना था। लेट्स सी, ये देखें, हमें यही वाला डिस्टेंस प्रूव करना था कि टाइम कैपिटल T के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो इस डिस्टेंस के ऊपर होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको बाकायदा वो जो जनरल फॉर्म बनती है, ये वाली फॉर्म जो मैंने प्रूव की है यहाँ पे, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म में आपने बाकायदा इस फॉर्म को यूज़ करके डिस्टेंसेस और वेलोसिटीज़ ड्राइव करनी होती है। और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अगेन द सेम थिंग F = ma। बस ये होगा कि हर सवाल में आपको फोर्स दी होगी और आप उस फोर्स को यूज़ करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इट्स नथिंग हार्ड, इट्स जस्ट द सेम थिंग। सो ऑफ कोर्स अब आप कोर्स में आगे जा रहे हैं तो यू शुड बी मोर अडाप्टिव टू न्यू थिंग्स, और इन चीज़ों को जो आपने पहले पढ़ ली हैं उनको थोड़ा थोड़ा जनरलाइज करते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, और उनको पर्सपेक्टिव में रख के देखा करें कि अच्छा ये वो इक्वेशन थी और इसी को हमने एक्सटेंड करके इस फॉर्म में लेके आ गए हैं। सो इट्स रियली गुड।